तो अब तक हम लोग लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़े थे और उस पर कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी हमने किया था। ठीक है, चलो आज आगे बढ़ेंगे, है ना। उसी कॉन्सेप्ट बेस्ड कुछ और भी क्वेश्चंस वगैरह करते हैं। ओके, तो आज कुछ क्वेश्चंस क्या करेंगे, तो आज आप ज़रा समझते हैं। अब तक हम लोग देखे थे दो क्वेश्चन जो हमने दिया था तुम्हें। उन दोनों क्वेश्चन में क्या था कि बहुत सारे पॉइंट चार्ज, जैसे एक तो हमने ट्रायंगल लिया था, है ना, उसमें कुछ पॉइंट चार्ज उसके कोऑर्डिनेट पे रखे हुए थे। फिर हमने एक स्क्वायर लिया। तो पॉइंट चार्ज रखे होते हैं तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी तुम्हें बताना होता है। और सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी तुम कैसे बताते हो, तो एक पेयर बना लेते थे हम लोग। जितने डिफरेंट टाइप का पेयर बनता है, हर एक पेयर का पोटेंशियल एनर्जी लिखते थे और उन सबको क्या कर देते थे, ऐड करते थे। ओके, अब आ जाओ जरा इसी पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मान लो कि एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पे ये मान लो एक लाइन है। चलो देखो, अब मान लो यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है Q1 और ये पॉइंट चार्ज क्या है, फिक्स्ड। इस क्वेश्चन को हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे या कूलम्स लॉ पढ़ रहे थे, उस टाइम पे भी हमने ये क्वेश्चन करवाया था और वहाँ पे ये कहे भी थे। वहाँ पे इंटीग्रेशन बहुत करना पड़ा था, और बट यहाँ पे सेम उसी क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही इजी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देखो, ये Q1 हमने एक फिक्स चार्ज रखा था और एक Q2 यहाँ पे हमने रखा, जो कि अभी R1 सेपरेशन पे, कितने सेपरेशन पे है, R1 सेपरेशन पे है। किससे, Q1 से, ये Q2। अब इस Q2 को यहाँ से हमने कर दिया रिलीज़। ठीक है, हमने रिलीज़ कर दिया। रिलीज़ करने का मतलब इसका इनिशियल स्पीड क्या रहा होगा, 0। अब रिलीज़ कर दिए तो ये Q1 इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया, मूव करना शुरू कर दिया। कुछ टाइम के बाद जब वो किसी एक पॉइंट को क्रॉस, ये तो कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा, क्योंकि ये Q1 Q2 पे हम मान लेते हैं कि दोनों सिमिलर नेचर का है ना। तो Q1 Q2 को क्या करेगा, रिपेल करेगा। Q1 Q2 को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो Q2 इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया। कुछ टाइम के बाद Q2 इस पॉइंट को क्रॉस कर रहा होगा कुछ स्पीड से, मान लेते हैं v स्पीड से। ठीक है, किस स्पीड से क्रॉस कर रहा होगा, v स्पीड से। तो ये हो गया Q2 का, ये हो गया फाइनल पोजीशन, और ये था इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो कहा यही जाता है कि इफ़ Q2 इज रिलीज फ्रॉम दिस पॉइंट, है ना, फाइंड द स्पीड ऑफ Q2 व्हेन इट क्रॉसेस दिस पॉइंट। का नाम तो कुछ भी ले लो, जैसे मान लो ये पॉइंट B हो गया, ये पॉइंट A हो गया। तो जब Q2 B पॉइंट को क्रॉस कर रहा होगा उस वक्त स्पीड क्या होगा, तुम्हें ये V कैलकुलेट करना है। फाइंड आउट द स्पीड ऑफ चार्ज Q2 एट पॉइंट B। बाकी आगे बढ़ता चला जाएगा, है ना। हमेशा चूँकि फोर्स हमेशा कंटिन्यूसली लगता रहेगा, तो हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन में होगा, इसका स्पीड लगातार क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो बी पॉइंट को स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग जब कूलम्स लॉ पढ़ रहे थे तो हम फोर्स कैलकुलेट किए थे, फिर एक्सेलरेशन कैलकुलेट किए थे। एक्सेलरेशन को v/dv/dx लिख कर अंदर इंटीग्रेट किया गया, तो वहाँ से हमें v फाइंड किए थे। यहाँ पर देखो काफ़ी ईजी है, यहाँ पे हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन मेथड यूज़ करेंगे। अब एनर्जी कंजर्वेशन मेथड क्यों यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स एक्ट हो रहा है सिर्फ और सिर्फ हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंसिडर कर रहे हैं। किस फोर्स को कंसिडर करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों को कंजर्वेटिव नेचर का माना गया है। दोनों कैसे नेचर के होते हैं, कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सिर्फ यदि लग रहा हो बॉडी पे, या सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो, तो हम सिस्टम का एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं। वर्क पावर एनर्जी में पढ़ते हैं ना, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, एनर्जी कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट जो कहते हैं, तो तभी हम लगा सकते हैं जब बॉडी पे सिर्फ कैसा हो, कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट हो रहा हो, है ना। नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन 0 हो, या नॉन कंजर्वेटिव नहीं लग रहा हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स। तो यहाँ पे हम एनर्जी कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखते हैं, टोटल एनर्जी इनिशियल, टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू टोटल फाइनल एनर्जी, है ना। टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू टोटल फाइनल एनर्जी।
तो एनर्जी की बात करते हैं तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, और चूंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है उसके कंपैरिजन में हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को नेगलेक्ट करें, या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पर कोई चर्चा उसने मास नहीं दिया है इसलिए हम लोग उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, है ना। या फिर ये समझते मान लो मास हमें, चूँकि मास यदि मान लो दिया हुआ भी है क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना, तो इसलिए मास मान लो कि मास हमें दे रखा है, बट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कंसिडर यहाँ पर नहीं करेंगे। यहाँ पर सिर्फ किसको कंसिडर करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक है। वैसे भी जो तुम्हारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा तुम कह सकते हो कि यहाँ पर उसे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं कि चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, तो हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को ओवरऑल नेगलेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं किसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को। यदि मान लो क्वेश्चन में देता है कि नहीं तुम्हें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कंसिडर करना है तो तुम उसको भी कंसिडर करोगे। यदि मान लो क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया है तो तुम्हें क्या करना है, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को ही कंसिडर करना है। ओके, तो अब टोटल एनर्जी इनिशियल जब हम लोग लिखेंगे तो इनिशियली ये है इनिशियल पोजीशन जब इनके बीच का गैप R1 था, तो इनिशियली जो दोनों चार्ज हैं वो क्या है, रेस्ट में है, तो काइनेटिक एनर्जी तो कुछ है नहीं, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगा। इनिशियली सिर्फ इसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो जीरो, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या लिख देंगे, के Q1 Q2 और इनके बीच का गैप क्या था, R। यदि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करता तो मास वगैरह दिया रहता है M1 M2, तो हम लोग क्या कर देते हैं, है ना, Gm1 M2 बाई R माइनस Gm1 M2 R कर देते। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी लिख देते हैं यहाँ पर, बट उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम लोग उसको नेगलेक्ट करके चल रहे हैं। ओके, तो ये इनिशियल हो गया। फाइनल सिचुएशन, तो फाइनल सिचुएशन में काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², Q2 का मास हमने मान लिया है, तो फाइनल सिचुएशन में काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mv², v स्पीड से जा रहा है, Q1 तो रेस्ट में रहेगा क्योंकि ये फिक्स्ड किया हुआ है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, तो k Q1 Q2 अपॉन गैप कितना हो गया R2, और तो कोई एनर्जी है नहीं, तो यहाँ से तुम कैलकुलेट कर लोगे हाफ mv² इक्वल्स टू के Q1 Q2 कॉमन ले लो तो 1/R2 माइनस 1/R1, है ना, इस तरह से हाफ सॉरी 1/R1 माइनस 1/R2, 1/R1 माइनस 1/R2, इसको साइड भेज देना। अब यहाँ से भी कैलकुलेट कर लो तो 2k Q1 Q2 बाई m 1/R1 माइनस 1/R2 अंडर रूट। तुम जाके देखो उस वाले जब हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ रहे थे वहाँ पे भी हमने इसका कैलकुलेशन किया था, सेम एक्सप्रेशन आया था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ा था। यहाँ से देखो 2-3 लाइन में आंसर आ गया, एनर्जी कंजर्वेशन मेथड से यदि बनाएंगे तो, ठीक है। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन तुम्हें दे दे चार्ज पार्टिकल का मोशन से रिलेटेड वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहाँ तुम्हें चार्ज पार्टिकल का स्पीड कैलकुलेट करना है, तो तुम्हें समझ जाओ कि वहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट ही तुम्हें यूज़ करना है। मैक्सिमम केसेस में फिर वहाँ तुम्हें एनर्जी कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट ही यूज़ करना होता है, ठीक है। और नहीं तो फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, या फिर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा, हम लोग फोर्स कैलकुलेट करेंगे Q इंटू ई, एक्सेलरेशन फिर निकालते हैं फोर्स बाय मास करके, एंड देन फिर काइनेमेटिक्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो या तो हम एनर्जी कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट से बनाएंगे ऐसे क्वेश्चन को, या फिर वही काइनेमेटिक्स के कॉन्सेप्ट से। ज़्यादातर केसेस में तुम्हें एनर्जी कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, ठीक है। तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। दूसरा, इसी क्वेश्चन को चाहते तो थोड़ा सा और टफ तुम बना सकते हो, कैसे, तो देखो
चलो देखो, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और चेंज कर सकते थे कि जैसे मान लो अभी तो एक ही पॉइंट चार्ज को मूव कराया गया, वो क्या कर सकता है कि मान लो इस तरह से सरफेस पे स्मूथ सरफेस, कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं, मतलब सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को अभी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। ओके, अब जैसे मान लो कहता है कि 2 पॉइंट चार्ज, एक यहाँ और दूसरा यहाँ, यहाँ पे Q1 रखा हुआ है और यहाँ पर Q2, और अभी इनके बीच का गैप क्या है बच्चों, अभी इनके बीच का गैप है R1, अभी इनके बीच का गैप R1 है, इसका मास M1 है और इसका मास M2। अब इन दोनों को इस पोजीशन से रिलीज कर दिया गया, Q1 को भी रिलीज कर दिए और Q2 को भी रिलीज कर दिया। अब कोई भी फिक्स नहीं है, दोनों फ्री है मूव करने के लिए, और दोनों सेम नेचर का है। दोनों क्या है बच्चों, सेम नेचर का है, यानी Q1 इंटू Q2 दिस प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 0। तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होने का मतलब या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव है, यानी दोनों सेम नेचर का है। तो सेम नेचर का है तो obvious सी बात है रिपल्सन होगा, तो यहाँ से रिलीज कर दोगे। रिलीज करने के बाद कहा गया ये कि कैलकुलेट स्पीड ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2 व्हेन सेपरेशन बिटवीन देम बिकम्स R2। कैलकुलेट स्पीड of charge Q1 and Q2 when separation between them becomes R2। उस वक्त क्या इनका स्पीड रहेगा ये तुम्हें बताना है ना। मतलब तुम रिलीज़ करोगे तो क्या होगा, रिलीज़ करोगे तो Q1 इधर जाना शुरू कर देगा और Q2 इस डायरेक्शन में जाना शुरू करेगा, तो ये मूव करना शुरू करेगा। मान लो जब ये यहाँ पहुँचा Q2 इस पॉइंट पे पहुँच गया, और Q1 जब मान लो इस पॉइंट पे पहुँच गया, अब इनके बीच का ये सेपरेशन क्या है, R2। तो इस वक्त जिस स्पीड से ये Q2 जा रहा होगा और जिस स्पीड से ये Q1 जा रहा होगा, तुम्हें ये स्पीड बताना है चार्ज Q1 एंड Q2 का। अब कैसे कैलकुलेशन किया जाए, अब यहाँ पे देखो, एक इक्वेशन तो तुम्हारे दिमाग में अभी पढ़े हो, एनर्जी कंजर्वेशन, वो आ रहा होगा, ठीक है। एक तो एनर्जी कंजर्वेशन का हम इक्वेशन लिख देंगे, लेकिन अननोन टर्म्स बच्चे यहाँ पर दो, एक नहीं दो अननोन टर्म्स है, तो एक इक्वेशन से काम तो नहीं चलने वाला है, ठीक है। दो इक्वेशन तो लिखना ही पड़ेगा, है ना, दो इक्वेशन तो कम से कम लिखना पड़ेगा। अब तो तुम्हें यही सोचना है कि चलो एक इक्वेशन तो एनर्जी कंजर्वेशन का है, दूसरा इक्वेशन क्या लिखा जाए, दूसरा इक्वेशन क्या लिखा जाए, ठीक है। तो आ जाओ जरा समझते हैं बच्चों, और बार बार कर रहे हैं, अभी हम लोग जब तक यहाँ पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स का चर्चा नहीं कर रहा, तो हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ही कंसिडर करेंगे। तो चलो एक इक्वेशन तो हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लिख देंगे। तो आ जाओ पहले एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन लिख देते हैं। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियली पूरा सिस्टम रेस्ट में था, रिलीज किया गया। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, तो इनिशियल सेपरेशन था R1, तो K Q1 Q2 अपॉन R1। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो दोनों मूव कर रहा है, तो Q1 का हो जाएगा हाफ M1 V1 स्क्वायर, Q2 का हो जाएगा हाफ M2 V2 स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल की बात करें तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी चूँकि सेपरेशन R2 हो गया है, तो K Q1 Q2 अपॉन R2, K Q1 Q2 अपॉन R2, ठीक है। ओके, तो चलो ये क्लियर कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद एक इक्वेशन तो बन गया अपना, दूसरा इक्वेशन कैसे बनाया जाए। अब यहाँ पे बच्चे आएगा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट। अब लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट तुम्हें याद होगा कि यदि सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है
तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल। ठीक है, ये हम लोग कॉलिजन वगैरह में पढ़ते हैं, कई बार पढ़े होंगे। तो तुम यदि ध्यान से देखो, जो जिस फोर्स से Q2 Q1 को रिपेल कर रहा है उसी फोर्स से Q1 Q2 को भी रिपेल कर रहा है ना। F और F दोनों पे जो फोर्स होगा सेम ही होगा, म्यूचुअल फोर्स होता है बच्चे, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो तुम ध्यान से देखो तो हमारे सिस्टम में कौन है, ये दोनों पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 हमारे सिस्टम में कौन है, Q1 एंड Q2। तो हमारे सिस्टम पे एक फोर्स राइट की तरफ लग रहा है और एक फोर्स लेफ्ट की तरफ लग रहा है, इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। इसका क्या मतलब है कि सिस्टम पे नेट फोर्स क्या हो गया, ज़ीरो। यानी सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या रहना चाहिए, किसी भी इंस्टेंट पे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इक्वल्स टू फाइनल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम। तो इनिशियली तो पूरा सिस्टम रेस्ट में था, ज़ीरो। फाइनल लीनियर मोमेंटम तो m2v2 इसका, और देखो एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानोगे, दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव लेना होगा। तो m2v2 यदि हम पॉजिटिव ले लेते हैं तो माइनस m1 इंटू v1। तो यहाँ से आ गया बच्चे m2v2 इक्वल्स टू m1v1, ये आ गया दूसरा इक्वेशन। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से v2 निकालेंगे m1v1 बाई m2 और इसमें पुट कर देंगे, है ना। तो v1 की टर्म में ये इक्वेशन आ गया, ये v1 के टर्म में सॉल्व करके v1 फाइंड कर लोगे, फिर v1 पुट करके v2 फाइंड कर लोगे। तो बस ये दो इक्वेशन। तो यदि दोनों चार्ज को तुम्हें फ्री कर देता है बच्चे, तो वहाँ मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट लगा के तुम कैलकुलेशन करोगे। इससे पहले वाले में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते थे। क्यों नहीं लगा सकते थे, क्योंकि इस Q1 को फिक्स किया गया था, मतलब इस Q1 पे कंटिन्यूसली बाहर से एक फोर्स लगाया जा रहा था। तो पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता था, क्योंकि हमारे सिस्टम पे एक कंटिन्यूसली बाहर से फोर्स लग रहा है जो कि अनबैलेंस फोर्स था। बट यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया गया, किसी को पकड़ा नहीं गया, सबको फ्री छोड़ दिया गया। तो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन की वजह से मूवमेंट हो रहा था, तो नेट फोर्स हमेशा क्या रहेगा, जीरो। तो चलो, एक तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, दूसरा क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को लिखे नहीं, तुम लोग लिख लेना, हम बोल देते हैं स्टेटमेंट, वीडियो पॉज करके तुम लोग लिख लेना। स्टेटमेंट कुछ ऐसा है बच्चों, अ प्रोटोन मूव्स विथ स्पीड u डायरेक्टली टूवर्ड्स अ फ्री प्रोटोन ओरिजिनली एट रेस्ट। ठीक है, क्या कह रहा है, एक प्रोटोन ऐसे रेस्ट में है और एक प्रोटोन इसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। थोड़ा दूर बनाओ, ठीक है। A proton moves with speed u directly towards a free proton originally at rest। ये क्या था, इनिशियली रेस्ट में था। ओके, दूसरा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर द टू प्रोटोन्स। ठीक है, गिवन दैट मास ऑफ द प्रोटोन इज m एंड चार्ज ऑफ प्रोटोन इज प्लस e। ठीक है, प्रोटोन का मास तुम्हें दिया हुआ है कितना बच्चों, m, और चार्ज जो प्रोटोन पे होगा वो होगा प्लस e। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे ये देखो, दो प्रोटोन, एक प्रोटोन रेस्ट में है, दूसरे प्रोटोन को इसकी तरफ ऐसे कुछ स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया गया इसकी तरफ, है ना। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे दोनों रखा होता है, स्मूथ सरफेस से कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं होगा। ओके, तो पूछा गया है कि ये प्रोटोन इस प्रोटोन के कितना करीब आ सकता है, कितना करीब आ सकता है। और इनिशियली चूंकि इनिशियल सेपरेशन नहीं दिया, मतलब वो क्या माना है कि इनिशियली इनके बीच का जो गैप था, एक सेकेंड, इनिशियली जो इनके बीच का गैप था बच्चे, वो गैप जो है ये वेरी लार्ज गैप है। ये गैप जो बहुत लार्ज गैप है ना, बहुत लार्ज गैप से इसको प्रोजेक्ट किया गया इसकी तरफ। ठीक है, मतलब तुम इनिशियल सेपरेशन इन्फिनिटी कंसिडर कर सकते हो। तो ये बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा इसकी तरफ। लेकिन सोचो होगा क्या कि जैसे, ऐसा नहीं कि ये प्रोटोन रेस्ट में रहेगा और ये आकर इससे चिपक जाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये प्रोटोन फ्री है। इस प्रोटोन पे जरा सा कोई फोर्स लगेगा तो ये मूव करना शुरू कर देगा। और तुम सोचो, ये भी प्रोटोन पॉजिटिवली चार्ज, ये भी प्रोटोन पॉजिटिवली चार्ज, जैसे ये प्रोटोन इसके नज़दीक आना शुरू होगा, ये प्रोटोन इस पे इस डायरेक्शन में क्या करेगा, एक फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा। क्या करेगा वो, एक इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स स्टार्ट कर देगा अप्लाई करना।
और इस फोर्स की वजह से ये प्रोटॉन क्या होगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो ये भी मूव कर रहा होगा और ये प्रोटॉन भी मूव कर रहा होगा, दोनों आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान से, अब जो बोलने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनना। ये तो समझ में आ गया कि ये और ये दोनों प्रोटॉन क्या हो रहा होगा, मूव कर रहा होगा। और जितना फोर्स ये प्रोटॉन इस पे इधर लगा रहा होगा, उतना ही फोर्स ये रेस्ट में जो प्रोटॉन पहले था वो इस पे इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा। म्यूचुअल फोर्स लगेगा, ये तो क्लियर है। ठीक है, तो सोचो इनिशियल स्पीड इस प्रोटॉन का u है और इस पे जो फोर्स लग रहा है उसके स्पीड के अपोजिट, मतलब इसका जो स्पीड है वो डिक्रीज होगा। इसका स्पीड क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा। और इनिशियल स्पीड इसका जो है, इस प्रोटॉन का इनिशियल स्पीड ये 0 है, बट ये फोर्स की वजह से इसका स्पीड धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज होगा। चलो यहाँ तक तो कहानी समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो चलो जैसे मान लेते हैं कि इनिशियल स्पीड इस प्रोटॉन का हमने 100 मीटर पर सेकंड दिया और इनिशियली ये क्या था, रेस्ट में था। तो जैसे ये इसके नज़दीक आना शुरू होगा तो ये प्रोटॉन इसको रिपेल करना शुरू करेगा, उसकी वजह से ये स्पीड घटना शुरू होगा। ये 100 से घट के 99, 98, 97, 96 ऐसे घटता जाएगा। और इस प्रोटॉन का स्पीड जो पहले रेस्ट में था, ये जो फोर्स लगा रहा है इस फोर्स की वजह से ये दौड़ना शुरू करेगा, यानी इसका स्पीड बढ़ना शुरू होगा। और बढ़ेगा कैसे भाई, तो 0 से 1, 2, 3, 4 और वो उधर से घटता जा रहा 97, 96, 95, 94, 93 और इधर से बढ़ता जा रहा 7, 8, 9, 10। तो इस प्रोटॉन, ये मान लेते हैं प्रोटॉन 1 और ये है प्रोटॉन 2। तो प्रोटॉन 1 का स्पीड घटते घटते और प्रोटॉन 2 का स्पीड 0 से बढ़ते बढ़ते, बात आ समझ में, 100 से इस प्रोटॉन 1 का स्पीड घटते घटते और 0 से प्रोटॉन 2 का स्पीड बढ़ते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका स्पीड घटते घटते 50 और इसका स्पीड भी घटते घटते बढ़ते बढ़ते 50। क्या यहाँ तक बात आ रहा समझ में या नहीं? अब सोचो हमसे पूछा क्या गया था कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, ठीक है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच मतलब इनके बीच का मिनिमम गैप कितना होगा। ठीक है, अब आगे का कॉन्सेप्ट सुनो, यहाँ के बाद का कॉन्सेप्ट सोचो। इनिशियली ये रेस्ट में था और ये कुछ स्पीड से इसकी तरफ दौड़ा, तो जैसे ये इसकी तरफ दौड़ा 1, 2 की तरफ दौड़ा तो 2, 1 से दूर भागना शुरू कर दिया, ये भी इधर दौड़ना शुरू कर देगा। तो 1 जो है वो 2 के नज़दीक आना चाह रहा है और 2 जो है वो 1 से दूर जाना चाह रहा है। ठीक है, तो अब इनके बीच का गैप जो है वो घटेगा या बढ़ेगा, ये कैसे पता चलेगा? तो यदि 1 का स्पीड ज़्यादा है तो ये गैप कम होगा, क्योंकि 1 इसके नज़दीक आना चाह रहा है और ज़्यादा स्पीड से ही दौड़ रहा है। जैसे तुम दौड़ रहे हो, तुम्हारे पीछे से कोई ज़्यादा स्पीड से दौड़ रहा होगा तो वैसे तुमको कभी न कहीं जाकर क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। तुम्हारे और उस, जैसे मान लो तुम आगे ऐसे दौड़ रहे हो बच्चों और तुम्हारे पीछे से भी एक लड़का दौड़ता हुआ आ रहा है, यदि इसका स्पीड ज़्यादा है तो तुम दोनों के बीच का गैप क्या होगा, कम होगा कि नहीं? तो सोचो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है बच्चे, कि तुम मान लो 0 स्पीड से दौड़ना शुरू किए, इधर से 100 की रफ्तार से दौड़ता हुआ आ रहा था, तो इसलिए शुरू में तो इसका तुम दोनों के बीच का गैप क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है कि ये स्पीड टाइम के साथ अपना घटाते जा रहा है और तुम अपना टाइम के साथ स्पीड बढ़ाते जा रहे हो। तो ठीक है, जब तक इस पीछे वाले का स्पीड तुमसे ज़्यादा रहेगा, जैसे मान लो घट के इसका कुछ देर बाद 90 हो गया और तुम्हारा बढ़ के 10 हो गया, लेकिन फिर भी अभी भी इसका स्पीड ज़्यादा है, तो अभी भी तुम्हारे और इसके बीच का गैप क्या हो रहा होगा, कम होता जा रहा होगा। फिर तुम्हारा स्पीड बढ़ के 20 हो गया, इसका स्पीड बढ़ के घट के 80 हो गया, फिर भी अभी इसका ज़्यादा है, तो अभी भी ये तुम्हारे और इसके बीच का गैप अभी भी क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। वैसे ही तुम्हारा बढ़ते बढ़ते मान लो एक टाइम पे 50 मीटर पर सेकंड से तुम भी दौड़ने लगे और ये भी 50 मीटर पर सेकंड से दौड़ने लग गया। अब इस मोमेंट पे देखा जाए तो चूंकि दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं, तो अब ये गैप जो है घटना बंद हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद तुम्हारा स्पीड बढ़ के हो जाएगा 60 और इसका स्पीड घट के हो जाएगा 40। ओहो, अब तुम्हारा स्पीड ज़्यादा हो गया, तो अब जो गैप है वो फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्या ये रेस समझ में आ रहा है तुम्हें? एकदम पूरी तरह से रेस की तरह ही है बच्चे, है ना? तो पहले जो है चूंकि पीछे वाला का स्पीड ज़्यादा था, गैप घटना शुरू हुआ,
एक टाइम आकर दोनों का स्पीड बराबर हो गया तो गैप वहाँ पे घटना रुक जाएगा। उसके बाद आगे वाले ने अपना स्पीड बढ़ाना शुरू कर दिया तो क्या हो जाएगा, गैप फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो पहले गैप घटा घटा घटा, फिर गैप बढ़ना शुरू हुआ। तो गैप पहले घटा फिर गैप बढ़ना शुरू हुआ। तो सबसे मिनिमम गैप कहाँ पर होगा, यहाँ पे। कब, जब दोनों का स्पीड क्या हुआ था, सेम। इस वक्त जो दोनों के बीच का गैप था वो सबसे मिनिमम था, क्योंकि इसके बाद तो फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों। ये कॉलिजन वगैरह हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन वगैरह में ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्प्रिंग मास सिस्टम में भी ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है। एक ब्लॉक रेस्ट में दूसरे ब्लॉक को प्रोजेक्ट कर दिया जाता है, सिमिलर कॉन्सेप्ट है। तो इसमें ध्यान रखना है ना। तो ओवरऑल जो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल कुछ ऐसा ही है बच्चे, कि पीछे वाला का स्पीड जो है पहले वो ज़्यादा था, पीछे वाले पार्टिकल का स्पीड ज़्यादा था, आगे वाले पार्टिकल का स्पीड कम था, इसलिए गैप घटने लगा। और चूंकि आगे वाला पार्टिकल का स्पीड लगातार बढ़ता जा रहा है और पीछे वाले का घटता जा रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों का स्पीड इक्वल होगा, और उस टाइम पे जो गैप होगा वो सबसे मिनिमम गैप होगा। उसके बाद फिर से आगे वाला का स्पीड बढ़ना शुरू, क्योंकि आगे वाला का स्पीड तो बढ़ते जा रहा है, तो उसके बाद आगे वाला का स्पीड ज़्यादा हो जाएगा और पीछे वाले पार्टिकल का स्पीड कम हो जाएगा, तो फिर से गैप बढ़ना शुरू होगा। मतलब उस इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे दोनों का स्पीड इक्वल हुआ होगा, जिस स्टैंड पे दोनों का स्पीड इक्वल हुआ होगा, वही जो गैप होगा वो सबसे मिनिमम गैप होगा, जिस टाइम पे दोनों प्रोटॉन का स्पीड सेम हुआ होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये कई क्वेश्चन में तुम्हारे काम आने वाला है। मैकेनिक्स के भी क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट काम आने वाला है, ठीक है। तो इस टाइम पे जो गैप है वो सबसे मिनिमम है, तो यही है अपना फाइनल सिचुएशन। और ये है इनिशियल सिचुएशन, जब गैप वेरी लार्ज गैप, मतलब समझो कि इनफाइनाइट सेपरेशन। तो लगा दो एनर्जी कंजर्वेशन, टोटल मैकेनिकल, टोटल एनर्जी इनिशियल और टोटल एनर्जी फाइनल, है ना। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो इनिशियली तो सिर्फ ये दौड़ रहा था, कितने स्पीड से, हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है। और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का क्या लिख देंगे, ज़ीरो, ये तो रेस्ट में ही था, तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो। गैप बहुत ज़्यादा है तो के Q1 Q2 बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, ज़ीरो, तो ये तो ज़ीरो हो गया। काइनेटिक एनर्जी फाइनल, दोनों दौड़ रहा है तो दोनों का लिखना पड़ेगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या लिख दोगे, तो के Q1 Q2 अपॉन वही एक्स मिनिमम, है ना। ये बना इक्वेशन। अब यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम बच्चे, क्या प्रॉब्लम, एक अननोन x हो गया, दूसरा अननोन v हो गया, दो अननोन, इक्वेशन 1 कैलकुलेट तो नहीं हो पाएगा, मतलब एक और इक्वेशन चाहिए। लगाओ कॉन्सेप्ट, कौन सा लागू इक्वेशन, वही मोमेंटम कंजर्वेशन। देखो अभी भी तो सिस्टम पे नेट फोर्स क्या है, ज़ीरो, एफ और एफ अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या था, तो इनिशियली तो सिर्फ ये दौड़ रहा था किस स्पीड से, यू स्पीड से, तो m इंटू यू। और फाइनल सिचुएशन में दोनों दौड़ रहा है तो दोनों का मोमेंटम लिखोगे एम वी इंटू एम वी प्लस एम वी, सॉरी। तो यहाँ से v u जो आ जाएगा, चाहे v आ जाएगा तुम्हारा क्या, u बाई टू, वी क्या आ जाएगा बच्चों, u बाई टू। तो ये v का वैल्यू u बाई टू पुट करो तो u, और ये Q1 Q2 को e पुट कर देना तो e स्क्वायर, यहाँ से x निकाल लो, निकाल ही लो, तो बहुत ज़्यादा टफ तो है ना अब इसमें। ये हाफ एम यू स्क्वायर है ना बच्चों, हाफ एम यू स्क्वायर, कैलकुलेट कर लेना तुम, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर, और वी की जगह पर रख देंगे यू बाई टू, तो हो जाएगा क्या, यू बाई टू का स्क्वायर करोगे तो यू स्क्वायर बाई फोर, प्लस के Q1 Q2 हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन एक्स।
तो एम यू स्क्वायर बाई 2 माइनस एम यू स्क्वायर बाई 4, एम यू स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। तो के ई स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल्स टू एम यू स्क्वायर अपॉन 4। तो एक्स यदि अब हमें चाहिए तो एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 4 के ई स्क्वायर अपॉन एम यू स्क्वायर, 4 के ई स्क्वायर अपॉन एम यू स्क्वायर, है ना, एम यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मिनिमम गैप। बस सॉल्व कर लेना, बस इसमें और कुछ है नहीं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। तो इन सब क्वेश्चन को थोड़ा सही से समझना, कहीं कोई कन्फ्यूज़न होगा तो पूछ लेना, क्योंकि अच्छे लेवल का क्वेश्चन है बच्चा। ठीक है, कई जगहों पे तुम्हें काम आएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखना और समझ के तब आंसर, पहले कोशिश करना खुद से बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसा है बच्चों कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, नहीं लग रहा इक्विलेटरल तो मान लेना है इक्विलेटरल ही है। चलो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, और एक दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो कुछ ऐसा है। ये दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चों। ठीक है, ये हो गया, चलो ए बी सी, ये जो है वो है ए बी सी, और ये जो है ये है तुम्हारा पी क्यू आर। ठीक है, अब इस ए बी सी ट्रायंगल के वर्टिसेस पे चार्ज रखे हुए हैं स्मॉल क्यू। ठीक है, और इस ए बी सी ट्रायंगल का जो साइड है, ए बी सी ट्रायंगल का जो साइड है बच्चों, वो साइड है एल, है ना। तीनों साइड इक्वल है, समझ जाना। इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल चुके हैं तो हो गया एल। ठीक है, और इसके जो साइड हैं वो है 2L, बड़े वाले ट्रायंगल का। ठीक है, यहाँ तक तो कहानी क्लियर है कि स्मॉलर ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखा हुआ है चार्ज Q, जिसका कि साइड L है, और ये जो तुम्हें बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है, सारे साइड इसके भी L ही हैं। ठीक है, तो अब करना क्या है कि इस चार्ज Q को क्या करना है, शिफ्ट करना है। कैसे शिफ्ट करना है बच्चों, तो जो चार्ज यहाँ पॉइंट A पे रखा है इसको उठाकर B पॉइंट पे ले जाकर रख देना है, जो B पे रखा है इसको उठाकर Q पे रख देना है, और जो C पे रखा हुआ है इसको उठाकर R पॉइंट पे रख देना है। तो इस प्रोसेस में कितना वर्क डन करना पड़ेगा ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट, ये आपको बताना है। क्वेश्चन समझ में आया। पहले ये तीनों पॉइंट चार्ज स्मॉलर ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखे हुए थे, इन तीनों पॉइंट चार्ज को उठाना है और बड़े वाले ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रख देना है। तो इसमें तुम जाओगे, पकड़ोगे, उठाओगे, रखोगे, तो इसलिए कुछ ना कुछ वर्क तो करोगे। तो कितना वर्क तुम्हें करना पड़ेगा इस काम को करने के लिए, वो वर्क तुम्हें बताना है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, है ना, ये तुम्हें बताना है। अब देखो, इसमें सोच के लगता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पता नहीं क्या करना पड़ेगा।
लेकिन यदि हम कॉन्सेप्ट लगाएं तो सोचो, जो तुम वर्क करोगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वो तुम्हें क्या करता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। काइनेटिक एनर्जी में तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, बट चूंकि यहाँ पे उठाकर पहले भी रेस्ट में और बाद में भी तो रेस्ट में ही रख देना है, तो काइनेटिक एनर्जी तो पहले भी जीरो था, बाद में जीरो था, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो वैसे भी क्या है बच्चों? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो जीरो ही है। तो तुम जो वर्क करोगे वो वर्क जाएगा कहाँ? तो वो सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लाएगा। क्या लाएगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तुम्हें वर्क निकालना है तो तुम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम लिख दो। कैसे लिखोगे भाई? तो उसके लिए तुम्हें इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी पता होना चाहिए। इनिशियल कैसे लिखेंगे? तो ये लिखना तो हमें आता है कि एक ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस पे चार्ज पार्टिकल रखे हुए हों, तो कैसे हम पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं सिस्टम का? तीन पेयर बनता है, ए बी, ए सी और बी सी। तो के Q1 Q2, तो दोनों पे तो Q ही है, तो Q स्क्वायर और गैप कितना? L स्क्वायर। और ऐसे ऐसे सिमिलर पेयर बनेंगे, कितने? तीन, टोटल तीन होंगे, ए बी का, ए सी का और बी सी का। सबका गैप भी सेम है, चार्ज भी सेम है। उसी तरह से फाइनल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का लिखना चाहो तो के क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर, इस बार गैप बस 12 हो जाएगा, तो 12 का होल स्क्वायर और ऐसे ऐसे तीन है। बस कहानी खत्म। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दोगे बच्चों। इसमें तीन, इसका स्क्वायर 3/4, ये 3/4 और यहाँ 3 है, तो जो भी कॉमन ले लेना। तो ये देखो यहाँ से 3k स्क्वायर बाई एल स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। 3k स्क्वायर बाई एल स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया और बच गया अंदर 1/4 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा? -3/4। तो ये -9k स्क्वायर अपॉन 3/4, हाँ ठीक है, अपॉन 4l स्क्वायर। इतना वर्क डन करना पड़ेगा। माइनस साइन माइनस हो सकता है, दौरान वर्क डन नेगेटिव भी होता है बच्चों, पॉजिटिव भी होता है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। तो -k स्क्वायर बाई 4l स्क्वायर, इतना टोटल वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा एक वर्टिसेस से उठाकर दूसरे वर्टिसेस पे रखने के लिए, ठीक है। चलो तो इसको खत्म करते हैं। तो इस तरह से बच्चे पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड और बहुत सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस तुम्हें मिलेगा। प्रीवियस ईयर में भी देखोगे तो काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट बेस्ड, ठीक है। अभी 2-3 क्लास और करने के बाद तुम देखना पोटेंशियल एनर्जी, और जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लोगे तब तुम्हें प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट पे मिलेंगे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन देखो प्रीवियस ईयर में 2007 में पूछा गया था, चलो वो क्वेश्चन करवाते हैं तुम लोगों को। 2007 उस टाइम पे AIPMT हुआ करता था, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ट है बच्चे। देखो डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम कुछ ऐसा है। अब देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, ये है पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट बी, पॉइंट डी और यहाँ है पॉइंट ए, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा दूर पे चले गए ये और पास है, और यहाँ पे पॉइंट ए, ठीक है। और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था? चार्ज +q -q आर प्लेस्ड एट पॉइंट ए एंड बी, +q एंड -q एट पॉइंट ए एंड बी। ए पे रखा हुआ है कितना चार्ज बच्चों? +q, और बी पे चार्ज रखा हुआ है -q। ये था इन्फॉर्मेशन, ओके। रिस्पेक्टिवली विच आर एट अ डिस्टेंस 2l अपार्ट। ए और बी के बीच का जो गैप है बच्चों वो कितना है? 2l, ठीक है। और क्या कह रहा है? C इज़ द मिड पॉइंट बिटवीन A एंड B। C मिड पॉइंट है, मतलब ये जो गैप है बच्चों ये गैप हो जाएगा L। उसके बाद कह रहा है कि द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज
प्लस क्यू along द सेमी सर्कल CRD, ठीक है। R कुछ यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है उसने, यहाँ पे पॉइंट R दिया हुआ है, यहाँ पे वो एक पॉइंट दिया हुआ है R। तो कह रहा है कि वो पॉइंट C से किसी एक प्लस क्यू चार्ज इसको C पॉइंट से उठाएगा और इस पाथ के थ्रू ले जाकर और कहाँ पर रख देना है, D पॉइंट। इस क्यू चार्ज को C से उठाना और D पे ले जाकर रख देना है। तो पूछा जा रहा है कि इस प्रोसेस में वर्क डन, देख लेना 2007 का क्वेश्चन है ये, है ना, AIPMT, ठीक है। तो वर्क डन तुमसे पूछा जा रहा है कि कितना वर्क करना पड़ेगा। अब देखो बच्चे, फिर से वही बात है, चार्ज को एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट पर रख दिया, काइनेटिक एनर्जी में कहीं सिस्टम के कोई चेंज नहीं आया, तो सिर्फ क्या चेंज हो रहा, पोटेंशियल एनर्जी। एक तो ये बात। दूसरी बात, जो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फील्ड होता है। तो कंजर्वेटिव फील्ड के केस में वर्क डन जो है वो पाथ के इंडिपेंडेंट होता है। यदि वर्क पावर एनर्जी पढ़े होगे तो वहाँ बताया क्या होगा कि वर्क डन, है ना, कि वर्क डन जो होता है इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। तो ये जो कह रहा है सेमी सर्कल पाथ के थ्रू लेकर गए, तो ये सिर्फ तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए और कुछ भी नहीं। ये कहीं से भी यहाँ से क्यू को उठाता है, ऐसे घुमा फिरा कर ले जाकर डी पे रखता तो भी कोई दिक्कत नहीं था, बात सेम, आंसर सेम ही आता है ना, क्योंकि पाथ के इंडिपेंडेंट होता है बच्चों। ओके, तो अब फिर से क्या कॉन्सेप्ट लगाया जाए इसको कैलकुलेट करने के लिए। कॉन्सेप्ट हमें फिर से वही यूज़ करना होगा कि वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल का डिफरेंस, फाइनल माइनस इनिशियल। अब ज़रा सोचते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो देखो यहाँ पर 3 चार्ज है, प्लस क्यू माइनस क्यू, और फाइनल सिचुएशन में ये प्लस क्यू यहाँ पे रखा हुआ होगा, फाइनल सिचुएशन में ये प्लस क्यू यहाँ पे रखा हुआ होगा। तो अब 3 चार्ज यदि हैं तो सोचो कितने टोटल पेयर बनेंगे, 3, एक इस माइनस क्यू प्लस क्यू का, इस माइनस क्यू इस प्लस क्यू का, और इस प्लस क्यू और प्लस क्यू का, 3 पेयर बने, है ना बच्चों। तो 3 पेयर बनेगा तो लिख दो क्या क्या हो सकता है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ज़रा लिख देते हैं। पहले सोचो प्लस क्यू माइनस क्यू का पेयर, वैसे प्लस क्यू माइनस क्यू का नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फाइनल सिचुएशन इनिशियल में भी ये रहेगा और फाइनल में भी ये रहेगा, तो कैंसिल हो जाएगा, वैसे लिख दो अच्छा रहेगा। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो पहले इस प्लस स्मॉल क्यू और माइनस स्मॉल क्यू का क्या हो जाएगा, तो के इंटू प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई इनके बीच का गैप कितना है बच्चों, तो 2L, जगह कम पड़ जाएगा, इसको हटाओ, ठीक है। ओके, अब किसका, तो इस माइनस क्यू प्लस क्यू को लिख देते हैं। तो ये गैप कितना है बच्चों, ये गैप है L, तो ये हो जाएगा प्लस के इंटू माइनस क्यू प्लस क्यू अपॉन L प्लस, अब इस प्लस क्यू और इस प्लस क्यू का, तो इनके बीच का गैप 2L प्लस L 3L, तो के क्यू अपॉन 3L, ये हुआ फाइनल माइनस इनिशियल। जरा करके देखते हैं, तो इनिशियल में तो ये तो रहेगा ही, ए और बी पे जो चार्ज था उसका तो लोकेशन कभी चेंज हुआ नहीं, तो वो तो वैसा ही है। तो के क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन 2L, ये तो इसमें भी रहेगा प्लस। अब इनिशियल सिचुएशन में तो प्लस क्यू यहाँ पर था, तो प्लस क्यू और इस माइनस क्यू का गैप तो अभी भी कितना है, L ही है, तो ये फिर से वैसा ही रह जाएगा, के माइनस क्यू प्लस क्यू अपॉन L प्लस, हाँ इस प्लस क्यू इसके प्लस क्यू के बीच का गैप अभी कितना है L, और फाइनल सिचुएशन में कितना हो गया था 3L, तो अभी गैप L ले लोगे, तो के क्यू अपॉन L, है कि नहीं। अब देखो ये टर्म तो कैंसिल हो गया, ये जो टर्म्स ये और ये कैंसिल, तो के क्यू बाई 3L माइनस के क्यू बाई L, तो जब हम लोग के क्यू बाई L यदि कॉमन ले लें तो 1/3 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, -2/3, -2/3
3, यही आएगा ना जी। चलो लिख दो -2 k क्यू क्यू अपॉन 3l। अब ऑप्शन में जाकर देखना, ऑप्शन में वो एप्सिलॉन नॉट के टर्म में लिखा हुआ, तो k को 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट लिख देना, आंसर आ जाएगा, टेंशन मत लेना भाई, है ना। कि ये देख कर वहाँ कन्फ्यूज मत हो जाना। यहाँ तक निकाल के ऑप्शन में देखोगे तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, वो k के टर्म में नहीं दिया है, एप्सिलॉन नॉट मतलब k को 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट पुट करना है तुम्हें, तो एक ऑप्शन दिया हुआ है -6 वाला, वही होगा आंसर। वैसे देखो तो पूरे क्वेश्चन में एक ही सी ऑप्शन है जो माइनस दिया हुआ था, तुम वैसे भी समझ सकते थे। चलो, तो ये था कुछ पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन वगैरह। तो अब इस कहानी को ख़त्म करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट को। अब बढ़ा जाए आगे और ज़रा सुनते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कहानी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दो डिफरेंट टर्म है, एक ही मत समझना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, पहले ही बता दें, है ना। कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट तुम्हें पता होगा, इसका वोल्ट होता है। चलो खैर, ये तो बहुत बेसिक बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, ज़रा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है पहले इसको फील करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, कैलकुलेशन भी करेंगे। एक तो होता है उसको फील करना, डेफिनेशन उसका रखना, एक होता है डेफिनेशन को रट जाना, एक होता है उसको एक्चुअली में समझ जाना, ठीक है, और एक होता है उसका कैलकुलेट करके वैल्यूज फाइंड करना। तो ज़रा पहले फील करेंगे इसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ चलेंगे। जैसे हमें पता है कि जैसे यदि मान लो एक दो बॉडी है, एक हाई टेम्परेचर पे एक लो टेम्परेचर पे, तो जब तुम उन दोनों बॉडी को आपस में कनेक्ट करोगे, जैसे सिंपल तुम ही सोच लो ना, तो किसी हाई टेम्परेचर वाली बॉडी को टच करते हो, क्या ना, कोई बॉडी है मान लो 50-60 डिग्री पे है, तुम उसको टच करते हो तो तुम्हें गर्म लगता है ना, हाथ जल जाता है। तो वो गर्म क्यों लगता है? तो तुम्हारा बॉडी लो टेम्परेचर पे है, वो बॉडी हाई टेम्परेचर पे, तो होता क्या है, तो उस हाई टेम्परेचर वाले बॉडी से तुम्हारे बॉडी में हीट ट्रांसफ़र होता है, तो तुम्हें क्या लगता है? गर्म महसूस होता है। तो वो जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है तुम्हारे बॉडी में, उस फीलिंग को तुम क्या कहते हो? तुम्हें गर्म लग रहा है। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि जो ये टेम्परेचर है वो कहता क्या है? वो हीट के फ्लो को कंट्रोल करता है। यदि दो ऐसे बॉडी को आपस में कांटेक्ट में लाते हैं जिनके बीच कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, यदि दोनों बॉडी सेम टेम्परेचर पे हैं, तो कोई हीट का ट्रांसफ़र उनके बीच नहीं होता है, कोई हीट का फ्लो नहीं होता है। तो ये जो टेम्परेचर है वो क्या करता है? हीट के फ्लो को कंट्रोल करता है। क्या करता है? हीट के फ्लो को कंट्रोल करता है। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो होता है। सेम वही काम यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है बच्चों। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है फ्लो ऑफ चार्ज को कंट्रोल करता है। करंट, इलेक्ट्रिसिटी यदि तुम 10th में पढ़े होगे तो पढ़े होगे, है ना। करंट का जो फ्लो होता है वो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं वहाँ पर। तो जैसे टेम्परेचर जो है वो तुम्हारे आगे जाकर देखना, अभी हम लोग टेम्परेचर को आगे जाकर रिलेट भी करते हैं कुछ इस तरह से। करंट, इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर तुम्हें ये चीज़ रिलेट करके दिखाएंगे। तो जो टेम्परेचर होता है वो हीट के फ्लो को कंट्रोल करता है। जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो चार्ज के फ्लो को कंट्रोल करता है। जब दो पॉइंट के बीच यदि कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी उनके बीच चार्ज का क्या होगा? फ्लो होगा। एक बॉडी से चार्ज दूसरे बॉडी में फ्लो करता है, वो तभी होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, ये जो प्रैक्टिकली जो हम फील करेंगे वो कुछ ऐसे। अब बात आता है इसके कैलकुलेशन वगैरह पे, कैलकुलेशन कैसे करना है। तो उसके लिए इसको थोड़ा डिफरेंट वे में इसको डिफाइन किया गया है। वो डिफिनेशन को तुम समझ लो, है ना, जो कहते हैं ना एक किताबी डिफिनेशन जो होता है उसको ज़रा समझ लो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसको कैसे डिफाइन किया गया, देखो। जैसे मान लो यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q, ठीक है। तो ये चारों तरफ अपना क्या करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। तो उस फील्ड में किसी पॉइंट पे
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे करते हैं हमें पता है ना। तो अलग अलग पॉइंट पे इंटेंसिटी अलग होगा, तो उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डिफरेंट होगा। हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा बच्चे। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग अलग पॉइंट पे डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होते हैं, वैसे ही डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट वैल्यू होता है किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो जैसे मान लो इस क्यू पॉइंट से कुछ सेपरेशन, कितने सेपरेशन पे, आर सेपरेशन पे यदि कोई पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, एक पॉइंट है पी। अब इस पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, तो इसको डिफाइन कुछ ऐसे किया गया है बच्चे कि इन्फिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठाकर और यहाँ तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है किसके द्वारा, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट पी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। इस तरह से इसको डिफाइन किया गया है कि इन्फिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट पी तक लाने में जो तुम्हें वर्क करना पड़ेगा वो वर्क क्या कहलाएगा, इस पी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बट तुम्हें एक बात बता दो बच्चे, जैसे पोटेंशियल एनर्जी वाला डेफिनेशन कुछ याद आ रहा होगा तुम्हें, Q1 को हम यहाँ से उठाकर लाए थे तो जो वर्क करना पड़ा था वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाया था। यहाँ पर Q1 की जगह पर बस एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाया जा रहा है तो उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह दिया गया। तो बेसिकली ये हमें चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रहा है। ये क्या दे रहा है, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब चूंकि इन्फिनिटी पे जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे इन्फिनिटी पे एट इन्फिनिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, जीरो। एट इन्फिनिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, जीरो। बता समझ में। तो अब सोचो तुम वर्क डन यदि कैलकुलेट करते हो यहाँ तक पी पॉइंट तक आने में, तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करोगे। तो यदि तुम्हें वो याद हो वर्क डन का फार्मूला जो हमने लिखा था के Q1 Q2 1/R2 माइनस 1/R1, कुछ यही था वो फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर जो R2 है, R2 मतलब फाइनल गैप, फाइनल गैप क्या है बच्चों, R1 इनिशियल गैप क्या है, इन्फिनिटी, है ना। तो यदि हम Q1 चार्ज को यहाँ तक लेकर आते तो यहाँ Q1 रहने देते, Q2 की जगह पर क्या है, ये Q, है ना। जैसे मान लो हम यहाँ पर Q1 नहीं लिखे, चलो स्मॉल प्लस Q लिख देते हैं। इस Q को यहाँ तक लेकर आते हैं तो Q1 ये अपना मान लेते हैं Q हो गया और ये Q2 हो गया। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, के Q इंटू Q 1/R2, R2 की जगह R, R1 की जगह इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, अपॉन R, है ना। तो ये तो सिंपल वही कॉन्सेप्ट हो गया बच्चे, Q और Q R सेपरेशन पे होगा तो पोटेंशियल एनर्जी यही हो जाता है ना। तो बताओ ये जो तुम है, ये जो वर्क डन तुम निकाले हो, एक्चुअली में ये क्या देता है तुम्हें, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वहाँ भी बताए थे, ठीक है। तो ये तब जब तुम Q को लेकर आओगे, ये क्या कर रहा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आना है। क्या लेकर आना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक +1 चार्ज। तो Q चार्ज को लाने में इतना वर्क करना पड़ा है, तो +1 चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो Q से इसको डिवाइड कर देंगे। अरे भैया 10 kg का दाम यदि 500 रुपया है तो 1 kg का दाम कितना होगा, 500/10, और क्या। तो वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन इन मूविंग a unit positive charge, unit positive charge कितना हो जाएगा भाई, तो इस टोटल वर्क डन डिवाइड बाई Q कर देंगे, और क्या। टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाई Q, या तुम कह लो कि डेल्टा U डिवाइडेड बाई Q। तो ये हमें क्या दे देगा बच्चों, ये देगा चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेल्टा V। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन एक तो यहाँ से आ गया कि डेल्टा V जो होता है वो होता है डेल्टा U अपॉन Q। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन Q इज कॉल्ड चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
एक पॉइंट से मान लो दूसरे पॉइंट पे क्यू को लेकर जा रहे हो, तो जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा उसको इस क्यू चार्ज से डिवाइड कर दो, तो वो तुम्हें दे देगा चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। अब आते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या होगा फिर, तो एक्सप्रेशन यहीं से आ गया और क्या, डेल्टा वी इक्वल्स टू डेल्टा यू कितना था, तो के क्यू क्यू बाई आर, तो क्यू से डिवाइड कर दो तो सिर्फ क्या बच जाएगा, के क्यू अपॉन आर। अब डेल्टा वी फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल चूँकि इन्फिनिटी पे हम लोग क्या ले लेते हैं बच्चों, ज़ीरो, तो फाइनल जो कि पी पॉइंट पे हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा यही के क्यू अपॉन आर, है ना। डेल्टा वी को ऐसे लिखेंगे, डेल्टा वी को फाइनल कब, पॉइंट पी का, और इनिशियल कब, इन्फिनिटी का, तो इन्फिनिटी पे तो पोटेंशियल वैसे भी जीरो हो जाता है, तो यही डेल्टा वी ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, पॉइंट पी के पोटेंशियल के इक्वल आ जाएगा। तो किसी पॉइंट चार्ज से, किससे, किसी पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या आता है बच्चों, के क्यू अपॉन आर। किसी पॉइंट चार्ज से, यहाँ पे अभी हमने क्या क्या सीखा कि किसी पॉइंट चार्ज क्यू से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्यू बाई आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बच्चों के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एकदम कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए इसमें, ये हमेशा याद रहना चाहिए। किसी पॉइंट चार्ज क्यू से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्यू बाई आर स्क्वायर और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्यू बाई आर। एक बात ये सीखे, और क्या कुछ एक्सप्रेशन हमने सीखा, कुछ एक्सप्रेशन हमने ये सीखा कि जो डेल्टा वी होता है वो डेल्टा यू अपॉन क्यू, या लिख सकते हैं डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू क्यू टाइम्स चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो तुम देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनेशन सेम ही है, बस एक में तुम क्यू चार्ज और वो क्यू का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, और एक में उस स्पेसिफिक चार्ज ले रहे हैं कितना, +1, तो उसको हम लोग पोटेंशियल चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह रहे हैं। क्लियर है। ये तो इस क्वेश्चन का तो एप्लीकेशन ऐसे आएगा, 2 पॉइंट तुम्हें दे देगा ए एंड बी, और कहेगा पॉइंट ए से एक 10 कूलम चार्ज को उठाकर और बी पॉइंट पे ले जाके क्या कर देना है, रख देना है, और वर्क डन जो आ रहा है फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम ए टू बी इज 18 जूल। Work done by external agent in moving point 10 coulomb charge from A to B is 18 joule, and electric potential of point A is 2 volt. Then find electric potential of point B. Again, तो work done from A to B यानी ये क्या दे दिया तुम्हें, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, Q इंटू डेल्टा वी के, तो कर दो 18 जूल इक्वल्स टू Q कितना है भाई, तो 10 इंटू डेल्टा वी बोले तो फाइनल पोटेंशियल B पॉइंट पे, इनिशियल पोटेंशियल मतलब एट पॉइंट A, तो ये 10 से डिवाइड करोगे 1.8 इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए कितना है 2 इधर आ जाएगा, तो 3.8 वोल्ट हो गया किस पॉइंट का, B पॉइंट का पोटेंशियल, है ना। क्लियर है। तो चलो कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आज हम लोग समझें, आज के लिए उतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे